ये सेट 2 का लघुत्तरीय प्रश्न है, पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति शास्त्र का। इससे पहले हम सेट 1 देख लिए थे, सेट 1 का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब देख लिए थे। तो आइए अब हम सेट 2 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। और आप चाहते हैं यदि सेट 1 का देखना तो भी देख सकते हैं, लेकिन हम सेट 2 का शुरू करते हैं, तो सेट 2 का देखते हैं। यही है खंड ब लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें 1 से 30 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किसी भी 15 का आंसर आपको देना है। और यदि 15 प्रश्न का आंसर आप दे देते हैं तो आपको 30 नंबर मिल जाएगा, सही सही देते हैं तो। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न क्या है? विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? देख लिए पहला प्रश्न। चलिए, इसका उत्तर है, हमारा देश भारत बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है, लगभग 33 मिलियन 30 फीट, और जनसंख्या भी 1.25 करोड़ से ज्यादा ही है। हमारा देश भारत जो है बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है, यानी इसका एरिया बहुत ज्यादा है, लगभग 33 मिलियन 29 फीट। कितना इसका एरिया है? 33 मिलियन 29 फीट। और जनसंख्या भी कितना है? 1.25 करोड़ से ज्यादा ही है। यहाँ लगभग 29 राज्य है, यहाँ लगभग 29 राज्य है, और लोगों की भाषा, यहाँ की जलवायु भी भिन्न भिन्न प्रकार की मिलती है। यहाँ लगभग 29 राज्य है, और लोगों की भाषा जो है यानी बोली भी, और यहाँ की जलवायु भी अलग अलग प्रकार की मिलती है। सबसे बड़े भिन्नता तो यहाँ की कल्चर जाति पाई जाती है। सबसे बड़े भिन्नता यहाँ की कल्चर जाति पाई जाती है। इन सभी चीजों के बावजूद लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे की खुशियाँ और गम दोनों बांटते हैं, सभी एकता से रहते हैं। इसका मूल रूप जो कहना चाहिए वो नहीं कहता है। विविधता में एकता से हमारा मतलब है, यहाँ विभिन्न जाति के लोग, धर्म के लोग, संप्रदाय के लोग, भाषा के लोग रहते हैं, समझे? और ये सभी लोग आपस में कैसे रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं। इसी को कहते हैं विविधता में एकता। दूसरा प्रश्न क्या है? सार्क के उद्देश्य बताएं। सार्क के उद्देश्य बताएं। ये पहले सेट में भी आया हुआ था। चलिए सार्क के बारे में जानिए। इसको दक्षेस भी कहा जाता है। तो सार्क के मुख्य उद्देश्य, दक्षेस या सार्क के चार्टर में उसके निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए हैं। पहला उद्देश्य है दक्षिणी एशिया के लोगों के कल्याण की कामना करना और उनकी आजीविका स्तर में सुधार लाना। पहला उद्देश्य क्या है सार्क का? दक्षिणी एशिया के लोगों के कल्याण की कामना करना और उनकी आजीविका स्तर में सुधार लाना। दूसरा उद्देश्य है इस क्षेत्र में अधिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक उन्नति को प्राप्त करना। दूसरा उद्देश्य क्या है? इस क्षेत्र में अधिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक उन्नति को प्राप्त करना, और इस क्षेत्र में सभी व्यक्तियों के लिए प्रतिष्ठा के अवसर देना, ताकि लोग अपनी सभी क्षमताओं को प्राप्त कर सकें। तीसरा उद्देश्य है दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मविश्वास का समर्थन करना तथा उसे बढ़ावा देना। चौथा उद्देश्य है एक दूसरे की समस्याओं को पारस्परिक विश्वास और सूझबूझ से हल करना। पांचवा उद्देश्य है दक्षेस जैसे उद्देश्यों के हेतु बनी अन्य अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग करना। और छठा उद्देश्य है अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा। इस प्रकार से आप सार्क का उद्देश्य समझ गए। इस वीडियो को आप 2 बार देख लीजिए तो बेहतर रहेगा, 2 बार 3 बार। एक प्रश्न को 2 बार रिपीट करते हैं तो थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम एक ही बार में इसको क्या करते हैं, समझ गए?
तीसरा प्रश्न आपके सामने है, ग्राम सभा क्या है। तीसरा प्रश्न क्या है, ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है। ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है। गतिशील और प्रबुद्ध ग्राम सभा पंचायती राज की सफलता के केंद्र में होती है। गतिशील और प्रबुद्ध ग्राम सभा पंचायती राज की सफलता के केंद्र में होती है। किसी ग्राम की निर्वाचक प्रणाली में जो नाम दर्ज होते हैं उन व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, जल प्रदूषण के कारण क्या है। चौथा प्रश्न क्या है, जल प्रदूषण के कारण क्या है, यानी पानी जो आज खराब हो रहा है, गंदा हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, तो इसके क्या कारण है, उसी को लिखना है। तो पहला कारण है जल में मृत यानी जल में मरे हुए जंतु, मलमूत्र, कूड़ा करकट आदि फेंकने से जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण कैसे होता है, पहला कारण है जल में मृत जंतु, मलमूत्र, कूड़ा करकट आदि फेंकने से जल प्रदूषण होता है। दूसरा है औद्योगिक कारखानों के गंदे अवशिष्ट उत्पादन का नदियों में जाने से जल प्रदूषित हो जाता है। औद्योगिक कारखानों के गंदे अवशिष्ट उत्पादन का नदियों में जाने से जल प्रदूषित हो जाता है। तीसरा कारण है आणविक तथा नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग से रेडियो सक्रिय पदार्थ जल को प्रदूषित कर देता है। आणविक तथा नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग से रेडियो सक्रिय पदार्थ जल को प्रदूषित कर देता है। चौथा क्वेश्चन है, वर्षा के जल के साथ फसलों पर डाले गए कीटनाशक पदार्थ मिट्टी में मिलने से अन्य हानिकारक तत्व भी जलाशयों में पहुंचते हैं, जिससे जल प्रदूषित होता है। यानी खेतों में जो कीटनाशक दवा का छिड़काव करते हैं उसके कारण भी जल क्या होता है, प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण समझ गए। पांचवा प्रश्न आपके सामने क्या है, केंद्र शासित राज्य क्या है। पांचवा प्रश्न है, केंद्र शासित राज्य क्या है। केंद्र शासित, देखिए उत्तर में, देखिए कथी उत्तर में थोड़ी नहीं, उत्तर ना पढ़ाई तो आंसर है। चलो, केंद्र शासित प्रदेश से तात्पर्य उन प्रदेशों से है जिनको कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण अन्य राज्यों में न मिलाकर सीधा केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश से तात्पर्य उन प्रदेशों से है जिनको कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण अन्य राज्यों में न मिलाकर सीधा केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है, उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल नामित करता है। छठा प्रश्न क्या है, पंचशील क्या है। छठा प्रश्न क्या है, पंचशील क्या है। छठा प्रश्न क्या है, पंचशील 28 जून 1954 के दिन, देखिए ध्यान से, 28 जून 1954 के दिन भारतीय तथा चीनी प्रधानमंत्रियों ने, चीनी प्रधानमंत्री मतलब खाए वाला चीनी ना, कहा जो हमारे थर-थरी चालू हो जाए खतरनाक जैसे भगवान हम कथी समझ रही सबके एकदम भगवान के बनाए मूर्ति, शांत स्वभाव, संस्कारी, कभी मुख से शब्द निकाले वाला। हमर तो दिमागे उलट गेलक जब वो गाड़ी सुन ली। गाड़ी केना ना उलट जाए छै, हमर सही में इतना माथे में पलट गेले, हम बोली बाप रे, हम सोचली मुंह से कुछ खराब शब्द नहीं निकालता। हम कहै छी चीन
देख इधर 28 जून, वैसा ही कोई बात नहीं है, चलो होता है, गलती हमारी है, हम नहीं जानते थे, हमारी गलती है, हम नहीं जानते थे, अब हम किसी मान्यता को लेकर चले थे, तो गलती हमारी ना है। चलो देखो इधर ना, हम बाबू और गाड़ी न सुन ले, लेकिन न कह लियो किस पर विश्वास करे, किस पर न विश्वास। हाँ सी, और ई दिमाग खोपड़िए पलट गेल, इतना बोले बाबू बाबू, हम सोचल कितने अच्छा संस्कार है, आई तो हम भगवान के हम कितना हम डेली आशीर्वाद आशीर्वाद कहे छी, भगवान के हम कितने का शुक्रियादा करी तो ले भगवान हमर जिंदगी बना देला, हमर जिंदगी पलट देला, खत्म है से बना देला, भगवान पे तो दिया अभी रुके ना ससुरावी तरफ पलटी न मार ले छे। चुपे 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 नहीं, अरे वो तो सब क्या कुछ नहीं उतर के हो गए, ये कहां देखिए गलती हमारी है, अगर हम किसी को नहीं जानते हैं और अपने मन से कोई कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा तो नहीं बात। चलो खैर, लेकिन ये बात को जो हमारी जिंदगी में बहुत असर पड़ा, हमको पूरी तरह बदल करके रख दिया, मन तो करे छी कि कथी खत्म तो हो गेली, भगवान प्राण काला छोड़ देला, प्राणों ले लेता, कथी कर दुख दे छे आदमी। चल देखो देख इधर, पंचशील क्या है, तो 28 जून 1954 के दिन भारतीय तथा चीनी प्रधानमंत्रियों ने, चीनी प्रधानमंत्रियों ने, तो आप हम ये रखें, चीनी प्रधानमंत्रियों ने कहा, चीन के प्रधानमंत्री ने अपने संयुक्त वक्तव्य में सावे के लेके आइए, चल देख इधर, देखिए इधर, हाँ तो अच्छा, सारी सब तोरे हाथ में हो, हाँ बुलाओ सब, देख इधर, पंचशील क्या है, 28 जून 1954 के दिन भारतीय तथा चीनी प्रधानमंत्रियों ने अपने संयुक्त वक्तव्य में पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ठीक, पंचशील के 5 सिद्धांत निम्नलिखित है, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा सर्वोच्च सत्ता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना, एक दूसरे के प्रदेश पर आक्रमण का परित्याग, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करने का संकल्प, समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांत के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना। ये ना हम उसके बाद हम ना बहुतों पर ऑब्जर्व करने लगे, देख इधर, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत, 14 दिसंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में उपस्थित 82 देशों ने पंचशील के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। प्रश्न 7 में देखो, सामूहिक सुरक्षा क्या है, प्रश्न 7 में सामूहिक सुरक्षा क्या है, उत्तर इसका देखिए, सामूहिक वर्ग को खतरे से आजादी सामूहिक सुरक्षा है, सामूहिक वर्ग को खतरे से आजादी सामूहिक सुरक्षा है, मानव का अस्तित्व और देश का जीवन खतरों से भरा होता है, मानव का अस्तित्व है ना, और देश का जीवन खतरों से भरा होता है, इस खतरे से मुक्ति का मतलब होता है सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा समझ गए, सामूहिक वर्ग खतरे से आजादी सामूहिक सुरक्षा है, मानव का अस्तित्व और देश का जीवन खतरों से भरा होता है, इस खतरे से मुक्ति का मतलब होता है सामूहिक सुरक्षा। 7वां प्रश्न समझ गए, हाँ मिला करके लिख दीजिएगा, कुछ नहीं सब निकल जाएगा आराम से, छोड़ना नहीं है, हाँ चाहे ईटा से हो चाहे पत्थर से हो, कपार फोड़ देना है।
देखिए, देखिए इधर, चुप। माथा दर्द करे छै, पढ़े से माथा शांत होय छै, अच्छा होय छै कि दर्द करे छै? एक तो घरे से पानी ले जी है, घूमते घूमते ये फिर घरे से पानी भर लिए आप, फिर ले चले। ए, देख, तनका मन अथी करके रखिया, गर्म पानी करके पी है, समझ ले। तो अब कोई उपाय न हो, घरे से एगो कहीं डेली पानी पहुंचा देवे लगी 3-4 तो पहले कहे के चाहिए, एगो दवाई ही दे देती है। ना, खा ले ना, खा लेवे ना तो सर्दी होता ना, बुखार हो, खांसी हो तो ना, थकान हो तो। हाँ तो तुम्हारे वही कथी को की सोच के लायल हो। देख इधर देख, प्रश्न देख, ऐसा सर्दी ना बेतो जो, समझ ले ना। सीतामढ़ी के पानी से सर्दी होता है कहीं? अ, भारत की परमाणविक नीति के मुख्य सिद्धांत क्या है? प्रश्न 8वां क्या है? भारत की परमाणविक नीति के मुख्य सिद्धांत क्या है? उत्तर देखिए, भारत में परमाणविक नीति के मुख्य सिद्धांत यह था कि इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि शत्रु देश भारत के ऊपर हमला नहीं कर देता। भारत अपनी परमाणु नीति को इतना सशक्त रखेगा कि दुश्मन के मन में भय बना रहे। भारत की परमाणविक नीति के मुख्य सिद्धांत क्या है? भारत में परमाणविक नीति के मुख्य सिद्धांत यह था कि इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि शत्रु देश भारत के ऊपर हमला नहीं कर देता। भारत अपनी परमाणु नीति को इतना सशक्त रखेगा कि दुश्मन के मन में भय बना, समझ गए? 9वां प्रश्न है, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? 9वां प्रश्न क्या है? प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? प्रदूषण को इंग्लिश में कहते हैं पोल्यूशन। किसी बदलाव के कारण प्राकृतिक वातावरण का दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। किसी बदलाव के कारण, किसी चेंजेज के कारण प्राकृतिक वातावरण का दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण पर्यावरण में दूषित पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। प्रदूषण पर्यावरण में दूषित पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। प्रदूषण में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। तो हो गए प्रदूषण पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण का अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना। प्रदूषण का अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना। चलो 10वां प्रश्न क्या है? भूमंडलीकरण क्या है? 10वां प्रश्न क्या है? भूमंडलीकरण क्या है? वर्तमान में यानी अभी के समय में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने सभी देशों, संगठनों व व्यक्तियों को प्रभावित किया है। वर्तमान में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने सभी देशों, संगठनों व व्यक्तियों को प्रभावित किया है। भूमंडलीकरण, उदारीकरण व निजीकरण 1990 के दशक से ही विश्व की प्रमुख प्रवृत्तियां बनकर उभरे। भूमंडलीकरण, उदारीकरण व निजीकरण 1990 के दशक से ही विश्व की प्रमुख प्रवृत्तियां बनकर उभरे। जा सपनों बुला गेली पाली, हमरा गाड़ी उड़ी खरीदे के ना है।
चलो देखो इधर। हाँ गाड़ी नहीं लेंगे, 4 चक्का लेंगे, 2 जगह पे हम अकेले बैठेंगे। एक बार आके फोटो धर देंगे एक बार। हो जाए। वो हमरा गाड़ी पर ना बैठे देते कभी। पैदल चल। ना हम ससुराल में गाड़ी ले, एक बार से गाड़ी लेके हमरा आज तक ले कान में गूंज रहा है गाड़ी। एक बार से औरो गाड़ी लेके हमारा गाड़ी। वो मंडलीकरण का तात्पर्य विश्व स्तर पर देश के मध्य वस्तुओं, सेवाओं व शक्तियों का तीव्र आदान प्रदान व अंतः क्रिया है। चल हैं? देखिए ना, कनाई छे तो कितना डरपोक तुम सब है भाई तोरी। इतना कहूँ आदमी डरता है, सोचता है। मजाक में बोल देते हैं। हम ससुराल में बड़ा खाने की विदाई से। अब एक बार रिपोर्ट पढ़ने के ऊपर देखो, लाल से लिखना, लाल से नहीं लिखना, लाल लिखना, लाल से नहीं लिखना। 10 बार वाली पीछे नहीं लेते, एगो ट्यूशन पर जा करके गई दर। लाल से लिखिए, लाल से ना लिखिए, लाल से लिखिए। अगर हमरा कहे के मतलब हम जान से बात कर ले रही एडवर्टाइज दे रही है। सही में लाल से लिख दीजिए, लाल से ना लिखना है, लाल से। ए रखो इधर, ए मारेंगे सीधे। देखो इधर, देख 11 देख। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? क्या है क्वेश्चन? बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली कहाँ से शुरू हुई मालूम हो? बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र होता है जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र है जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। क्या बोलना चाहते हैं? हंसी मजाक में समझ सकते हैं। वो फिर तनखा देने के बाद देख, हम बहुत हंसी लगा वो तनखा देने के बाद। काम नहीं करते। देख इधर 12वां क्वेश्चन देखो, बिना काम के कला करेगा तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या है? उत्तर देखिए, राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त है। सही बात है, हम दूसरों के लिए इतना कुछ करते हैं, अपने लिए दूसरों के लिए कुछ भी कर सकने को तैयार रहने वाला आदमी, जान तक दे सकने वाला, पूरा धन दौलत ईमान पढ़ाई लिखाई कैरियर दरियर सब कुर्बान करने वाला, क्या हम अपने जीवन के लिए कुछ नहीं कर सकते? इतना लाचार है? अपने जीवन के लिए कुछ करना चाहिए, अपने जीवन के लिए भी कुछ करना चाहिए ना, करेंगे। चलो देखते हैं। हम भूल जाते हैं कि दूसरों के लिए इतना कुछ करता है हर इंसान, सोचता है कोई अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, अपने लिए भी करना चाहिए। अभी सुने थे, पढ़े थे कि आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होता है। ऐसा तो होता नहीं। दूसरों को साथ अच्छा कीजिएगा, अपने साथ पूरा होगा। समझे कि नहीं? लोग बाप मतारी का नहीं होता है, किसी अपना का नहीं होता है, दूसरा का क्या हो? दुनिया में देखते हैं किसी का कोई नहीं है, सब अपने अपने फायदे से जुड़ा रहता है। देखो इधर
मतलब निकल गया आदमी भूल जाता है, चाहे आप हो चाहे कोई। देखो इधर राष्ट्रपति की वैसा ही है। हम एगो कितना हम हजारों को टेस्ट किए, सब होता है। देखो इधर राष्ट्रपति, देखिए ना इधर, अच्छा देखेंगे सब, देखिए इधर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या है। तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त है, समझे। पहला है संसद के सत्र को आहूत करने, सत्र अवसान करने तथा लोकसभा भंग करने का अधिकार। दूसरा है संसद के एक सदन में या सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने का अधिकार। तीसरा है लोकसभा के लिए प्रत्येक आम निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र अथवा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति। ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, छोड़ दीजिएगा इसको। 13वां क्वेश्चन देखिए, राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में क्या अंतर है। दिख तो का है कि एक एक फोटो जो है ना पासपोर्ट साइज का ले आओ तो अपन एगो ले ले पासपोर्ट साइज आओ तो करा विकास विशाल हो तो ओकरो कहीं लेवे लागी, सुंदरम को तो ना मिलता हूं तो ओकरो कहीं रख लेवे लागी, ठीक है। देख इधर देखा शौक से सोच रही घुमाएंगे सब तरफ, देखा शौक से सोच रही, देखा खर्चा कैले रही। अगर हम मालूम होती कि केना होती है 3-4 के होती तो मैं दया खर्चा न करती। हम सोच रहे 2-3 के तो घुमा भी करे बढ़िया से, दुइयों के पूजा हो जाता है। एग्जाम के दिन सुबह चाहे भसान सवेरे कर देती। चलो देखो इधर हम तमना कहलू छोड़ सब कथी। राजतंत्र एवं गणतंत्र, प्रश्न क्या है, नहीं 13 करना पड़ रहे थे। राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में क्या अंतर है। उत्तर देखिए, एक में देखिए सरकार की बात करें तो राज्य के पास अपनी जनता की चुनी हुई सरकार होती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार कर्ता धर्ता होती है। दूसरा है प्रशासन चलाने के मामले में राज्य में मुख्यमंत्री प्रमुख होता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में गवर्नर सरकार चलाता है। गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तीसरा है संवैधानिक तौर पर प्रमुख व्यक्ति की बात करें तो राज्य में गवर्नर होता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति प्रमुख होता है। उसे एग्जीक्यूटिव प्रमुख भी माना जाता है। हमारा अपने आप न भाषण से हमारा अपने आप अथी भी हम कल कथी कहो। चौथा देखिए, राज्यों में सत्ता की ताकत केंद्र और राज्य सरकार में बटी होती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में सारी ताकत केंद्र सरकार के पास होती है। क्षेत्रफल 5वां है, क्षेत्रफल और जनसंख्या में राज्यों की तुलना में केंद्र शासित प्रदेशों का आकार छोटा होता है। 14वां प्रश्न क्या है, राजतंत्र एवं गणतंत्र में क्या अंतर है। प्रश्न क्या है, राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। राजतंत्र और गणतंत्र में निम्नलिखित अंतर है। राजतंत्र और गणतंत्र में निम्नलिखित अंतर है। राजतंत्र और गणतंत्र देखिए दो भागों में बांट दिया इसको। एक में देखिए राजतंत्र में क्या होता है, इस व्यवस्था में शासक वंशानुगत होता है। राजतंत्र में व्यवस्था क्या होता है, शासक जो होता है वंशानुगत होता है, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा ही राजा बनेगा, इसे कहते हैं वंशानुगत। राजतंत्र में क्या होता है, शासक वंशानुगत होता है, अर्थात राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनता है।
गणतंत्र में क्या होता है, इस अवस्था में शासक जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। इस व्यवस्था में क्या होता है, शासक जो होता है, सरकार जो होता है, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, यानी जनता के द्वारा इसको चुना जाता है। दूसरा देखिए, राजतंत्र में क्या होता है, शासक का कार्यकाल अनिश्चित अर्थात उसकी मृत्यु पर्यंत होता है। राजतंत्र में क्या होता है, शासक होता है, उसका शासनकाल 5 वर्षों का नहीं होता है, जब तक जिंदा होता है। और गणतंत्र में शासन एक निश्चित अवधि होता है। गणतंत्र में शासन का कार्यकाल एक निश्चित अवधि तक होता है, उसके बाद अगली अवधि के लिए पुनः निर्वाचन किया जाता है। गणतंत्र में क्या होता है, निश्चित समय के लिए कोई सरकार बनता है 5 वर्ष के लिए, फिर उसके बाद फिर चुनाव होता है, फिर बनता है अगर जीतता है। तीसरा क्या है, इसमें संपूर्ण शक्ति राजा में निहित है। राजतंत्र में पूरी शक्ति किसके पास होता है, राजा के पास। और गणतंत्र में पूरी यानी संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होती है। गणतंत्र में क्या होता है, पूरा शक्ति जनता के हाथ में होता है, समझे। तो ये हो गया राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर। 15वां क्वेश्चन देखिए, साम्यवादी अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। प्रश्न है आपके सामने, साम्यवादी अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। उत्तर देखिए, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित अंतर है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें एक में देखिए, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, देखिए एक में, इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है। साम्यवादी व्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत यानी दाम, मूल्य सबका निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखिए, इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका निर्णय बाजार द्वारा होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी चीज का उत्पादन, आपूर्ति और कीमत यानी मूल्य, दाम सबका निर्णय किसके द्वारा होता है, बाजार द्वारा। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, देखिए सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण रहता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर किसका नियंत्रण रहता है, सरकार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर निजी उद्यमी का नियंत्रण रहता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर निजी उद्यमी का नियंत्रण रहता है। तीसरा देखिए, साम्यवादी में क्या होता है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का लाभ जनता के बीच वितरित होता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का जो लाभ होता है सभी जनता के बीच बंटता है, वितरित होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का लाभ निजी पूंजीपति को मिलता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का लाभ निजी पूंजीपति को मिलता है। इस प्रकार से आपका 15 क्वेश्चन हो गया। 15 को हम बाद में करेंगे, अभी समय हो रहा है, ठीक है।